हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस वीडियो में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे अमेरिका ने 13 कमांडो की मौत का बदला पाकिस्तान बॉर्डर के पास अफगानिस्तान के एक प्रांत में हमला करके लिया है। तो कहाँ है वो जगह, कैसे हुआ हमला, पूरा 3D मैप के थ्रू दिखाएंगे आपको। और भारत के लिए क्या खतरा उभर रहा है, क्योंकि रिपोर्ट ये भी आई है कि आतंकी सरगना मसूद अजहर जो है वो तालिबान के शीर्ष नेताओं से उसने मुलाकात की है और समर्थन मांगा है कश्मीर को लेकर वहाँ आतंकवादी गतिविधियों के लिए। अब पंजाब और मणिपुर में नए गवर्नर बनाए गए हैं। कौन है वो? भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट साइन किया है, इसके बारे में भी 3D वीडियो से आपको बताएंगे। राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की नींव रखी है, किस जिले में है। ड्रोन रूल वो नया जारी हुआ है, उसके अनुसार ग्रीन जोन में कितनी ऊंचाई तक ड्रोन उड़ाया जा सकता है। तो कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब पे बात करेंगे, इसके अलावा भी है। शुरू करते हैं। और दोस्तों, लाइक बटन जरूर दबाना, तमाम दोस्तों को शेयर जरूर कर देना वीडियो। पहला क्वेश्चन है, अमेरिका ने 13 कमांडो की मौत का बदला किस जगह ड्रोन स्ट्राइक करके लिया जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान से सटा हुआ प्रांत है। आंसर होगा नंगहर। ओके, देखिए अमेरिका ने नंगहर प्रांत में इस्लामिक स्टेट खुरासान का जो अड्डा था वहाँ पर ड्रोन के जरिए बम बरसाए। ये पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है और IS के या कहें ISIS के यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान उसका गढ़ माना जाता है। इसी आतंकी समूह ने 26 अगस्त 2021 को काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला किया था। ये 2 हमले किए थे, उसमें 13 अमेरिकी कमांडो मारे गए थे और टोटल अगर कहें तो 170 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। भयानक विभत्स वो पूरा हमला था। और हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने ये कहा था कि हम बदला लेंगे। तो अमेरिका ने कैसे किया ये पूरा हमला, ड्रोन हमला जो इस्लामिक स्टेट खुरासान पर। ओके, तो उसके बारे में बताते हैं। देखिए ये है वर्ल्ड मैप और सामने रहा प्यारा भारत, और ये है यहाँ पर रेड कलर में, ये है अफ़गानिस्तान। ओके, और यहाँ है पाकिस्तान, ये ब्लू कलर में। ठीक है, तो और ये है जो जगह जहाँ पर ये हमला अमेरिका के द्वारा किया गया है, ड्रोन हमला। ओके, और ये किसी अज्ञात स्थान से, इसके बारे में अमेरिका ने नहीं बताया कि कहाँ से ड्रोन ने उड़ान भरी थी, अफ़गानिस्तान से उड़ान भरी थी या किसी दूसरे देश से उड़ान भरी थी, मिडिल ईस्ट से ही, इसके बारे में नहीं बताया। 27 अगस्त की रात को ये उड़ान भरी गई और ये जो जगह है नंगहर, तो वो ISIS के यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान उसका गढ़ माना जाता है। और जब उस पूरे जो हमला हुआ था 26 अगस्त को जो काबुल एयरपोर्ट पर, वो जिसने प्लानिंग की थी वो अपने साथी के साथ कार में सवार था, तभी 2 अमेरिकी हमले हुए और उसी में उसको मार गिराया गया, ऐसा कहना है अमेरिका का। एक्चुअल क्या पोजीशन है वो तो अमेरिका ही जानता है। और बताया गया है कि जो मारा गया आतंकी है वो काबुल एयरपोर्ट आत्मघाती हमले का मास्टरमाइंड है। देखिए अफ़गानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के बाद काबुल एयरपोर्ट पर और भी आतंकी खतरे मंडरा रहे हैं लगातार। और अगर बात करें 28 अगस्त को, तो उस समय भी काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग हुई है ज़बरदस्त। तो क्या है ISK यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान, उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। और ये जो नाम है उत्तर पूर्व ईरान, यहाँ ये तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, कुछ पाकिस्तान का हिस्सा, ये सब पूरे इलाके को मिलाकर ये नाम रखा गया है। और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान का जो नंगहार कुनार प्रांत है, यहाँ का पूरा इलाका, ओके, अफ़गानिस्तान में, तो ये जो है वो वहाँ पर इस्लामिक स्टेट खुरासान उसका काफ़ी ज़्यादा दबदबा है। और इस संगठन ने काबुल में स्लीपर सेल तैनात किए हुए हैं जिसने लगातार हमले किए और अभी हाल ही में हमला किया था। ओके, और एक और बात बता दूं कि जो ISIS खुरासान है यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान, वो तालिबान का विरोधी है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको। दोनों कट्टर इस्लामिक आतंकी संगठन हैं, फिर भी एक दूसरे के काफ़ी विरोधी हैं। कई मुद्दों पर असहमति है। ख़ासतौर पर असहमति ये है कि अमेरिका से शांतिपूर्ण वार्ता करके क्यों तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया, जबकि लड़कर कब्जा करना चाहिए था। और ये भी कहा था कि जिहाद और युद्ध का मैदान छोड़ के तालिबान ने दोहा और कतर में बड़े होटलों में बैठकर अमेरिका के साथ समझौते कर दिए। और ये जो पूरा
पूरी स्थिति हुई है पूरे अफ़गानिस्तान में, जो तमाम देशों के लोग हैं उन सबको इवैक्यूएशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। फ्रांस, इटली और कनाडा ने इवैक्यूएशन का यानी लोगों को निकालने का काम पूरा कर लिया है। ब्रिटेन ने कहा है कि उसका भी लगभग काम पूरा हो चुका है। अमेरिका ने कहा है कि 31 अगस्त तक वो अपना काम करेंगे। भारत के लिए क्या क्या चुनौती हैं? भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, उसके अनुसार ANI ने रिपोर्ट जारी की है। उसमें ये कहा गया कि आतंकी सरगना मसूद अजहर ने तालिबान के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है। कश्मीर में आतंक के लिए उसने तालिबान से सहयोग मांगा है और उसके बहुत सारे लड़ाके उसे तालिबान ने अफ़गानिस्तान के जेलों से रिहा कर दिया है। तो वो सब तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तक रिपोर्ट ये भी आई है कि केरल के कुछ युवा इस्लामिक स्टेट खुरासान के प्रभाव में है और एक इंस्टाग्राम ग्रुप भी मिला है जिस पर इस सब चीज़ों को दिखाया जा रहा था। उसमें हजारों युवा इंडिया के शामिल थे। तो भारत की खुफिया एजेंसी इस मामले से निपटने के लिए काफ़ी कुछ कर रही है। ये इंडिया है, ये अफ़गानिस्तान है, बीच में पाकिस्तान है और कश्मीर पे ख़ास तौर पे अभी जब से यहाँ तालिबान सक्रिय हुआ है उसके बाद से कश्मीर पर और इंडिया पर आतंकी हमले का खतरा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि इन सब के बीच में भारत की जो रणनीति है वो है वहाँ से अपने लोगों को बाहर निकालने की। ठीक है, भारत ये चाहता है कि तुरंत से तुरंत बाहर निकालने अपने नागरिकों को, कोशिश चल रही है। भारत और अफ़गानिस्तान सरकार के, जो पुरानी सरकार थी अफ़गानिस्तान की, तो दोनों के जो लोग हैं काफ़ी कुछ इंडिया के बेहतर रिश्ते वाले लोग हैं, उनको भी निकालने की कोशिश हो रही है। और भारत ने खासतौर पर अफ़गानिस्तान में काफ़ी कुछ निवेश किया हुआ है और अफ़गानिस्तान में जो अचानक सत्ता परिवर्तन हुआ है उससे भारत के सामने थोड़ी मुश्किल हालात पैदा हुए हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती, जैसे पहले बताया मैंने, अपने ही नागरिकों को वहाँ से बाहर निकालने की है। हालांकि तालिबान ने ये कहा है कि 31 अगस्त को अगर अमेरिका काबुल एयरपोर्ट को खाली कर देता है तो वो कंट्रोल करेगा। उसके बाद वहाँ के जो दूसरे देश के नागरिक हैं वो अपना जो वैध पासपोर्ट है उसको दिखाकर कोई भी व्यक्ति अफ़गानिस्तान को छोड़ सकता है। लेकिन अभी देखना होगा आगे क्या होता है। भारत जो है वो ऐसी भी रिपोर्ट आई है कि तालिबान से कुछ वार्ता भी हुई है, तो इस बारे में हालांकि सरकार ने खुलासा नहीं किया है। अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने ये बातें कही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये होगा, पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार किस गवर्नर को सौंपा गया है? इनमें से कौन से गवर्नर हैं जिनको ये सौंपा गया है? आंसर होगा बनवारी लाल पुरोहित। ओके, वो तमिलनाडु के गवर्नर हैं। कहाँ तमिलनाडु और कहाँ पंजाब? तो तमिलनाडु के गवर्नर को ये दायित्व सौंपा गया है। दरअसल इससे पहले पंजाब के जो गवर्नर थे और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर, वो जिम्मेदारी निभा रहे थे बीपी सिंह बदनौर, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा हो गया 5 साल का। ऐसे में केंद्र सरकार ने जो है केंद्र सरकार ने सलाह दी और राष्ट्रपति ने बनवारी लाल पुरोहित ये हैं, तो इनको पंजाब का गवर्नर और चंडीगढ़ का जो प्रशासक है उसका प्रभार दे दिया है। ठीक है, ये है आपका पंजाब मैप में भारत के, और उसी के बगल में छोटा सा ये दिख रहा है गोल सा, वो है चंडीगढ़। ठीक है, तो ये जो ऑप्शंस हैं जैसे थावरचंद गहलोत, ये कहाँ के गवर्नर हैं? तो ये हैं कर्नाटक के। ओके, मंगू भाई पटेल ये कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश। और आनंदीबेन पटेल ये हैं उत्तर प्रदेश के। और बनवारी लाल पुरोहित ये तमिलनाडु के हैं और प्लस अब पंजाब के भी हो गए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2021 का जनवरी से अगस्त तक का जो करंट अफेयर्स PDF है वो अवेलेबल है। एक बार लेने के बाद दिसंबर तक उसका अपडेट फ्री मिलता है। और अभी कई ईमेल आए हैं और कमेंट्स भी आए कि UPSSC का जो PET एग्जामिनेशन हुआ था उसमें कई क्वेश्चन इससे भी टकराए हैं। तो आप देख सकते हो, बुक भी अमेजन पे अवेलेबल है, बेस्ट सेलर है, पिछले साल की, इस साल की भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मणिपुर के नए गवर्नर के तौर पर 27 अगस्त 2021 को किसने शपथ ली है? आंसर होगा एल गणेशन। ओके, एल गणेशन इन्होंने शपथ ली है। 27 अगस्त को वहाँ राजधानी इम्फाल में मणिपुर के 17वें गवर्नर के तौर पर उन्होंने शपथ ली। ओके, देखिए दरअसल मणिपुर की जो तत्कालीन गवर्नर थी इससे पहले
नजमा हेपतुल्ला, वो 20 अगस्त को ही रिटायर हो गई थी और उसके बाद राज्यपाल का जो प्रभार है वो सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद को सौंपा गया था। तो अब प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने एल गणेशन को, ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, इनको नया गवर्नर बनाया है मणिपुर का। वो राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और तमिलनाडु बीजेपी यूनिट के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये जो ऑप्शन देखा आपने इस वीडियो में, तो ये लोग बाकी कहाँ कहाँ के गवर्नर हैं। एल गणेशन हो गए हैं मणिपुर के, बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड और बंडारू दत्तात्रेय ये हैं हरियाणा के। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ, अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ मेगा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जिसे शॉर्ट में कहेंगे GMCP, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर होगा मालदीव। ठीक है, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना है। ओके, मालदीव में सबसे बड़ी परियोजना ये होने जा रही है। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी लंबे कई सालों से वहाँ पेंडिंग था। हुआ ये कि चीन के प्रभाव में आकर मालदीव ने इसको रोकने की कोशिश की थी। तो चीन ने कोशिश की थी, मालदीव थोड़ा प्रभाव में आया था तो डिले हुआ, लेकिन अब मालदीव को ये लगा कि भारत के साथ मिलकर ये काम करना चाहिए। तो मालदीव कहाँ है वर्ल्ड मैप में, ये भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये वर्ल्ड मैप है और ये रहा प्यारा भारत अपना। तो इसी के ठीक नीचे ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है मालदीव। बहुत सारे द्वीप हैं, 1190 छोटे छोटे द्वीप हैं। प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सालेह। ओके, तो क्या होगा प्रोजेक्ट के तहत? तो ये है राजधानी माले। ओके, तो इसी के पास 3 और जो द्वीप हैं, एक ये द्वीप है, ये द्वीप है और ये द्वीप है, उनको कनेक्ट किया जाएगा पुल के माध्यम से। कौन कौन से आइलैंड है ये? तो एक तो माले ही है ये वाला, इसके अलावा ये जो है वो है विलिंगली, उसके अलावा है गिलही फाहू और थिला फुशी। तो तीनों जो है आपस में ब्रिज के माध्यम से कनेक्टेड रहेंगे। यहाँ ब्रिज जो बनेगा समुद्र में बनेगा ये ब्रिज। ओके, और बहुत कठिन है ये बनाना, मतलब समुद्र में काफ़ी गहराई है, उस जाकर ये बनाने का काम होगा। और फंड किसने दिया है? तो भारत सरकार जो इसके लिए, भारत सरकार ने फंड किया है 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। ओके, उधार की एक सीमा रेखा तय की है और 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो अनुदान के माध्यम से फंडिंग किया गया है। और इसमें से 400 करोड़ डॉलर जो है वो लाइन ऑफ क्रेडिट किसने दिया है भारत सरकार की ओर से? तो भारतीय निर्यात आयात बैंक, जिसको कहते हैं एग्जिम बैंक, तो उसने दिया है। ये प्रोजेक्ट किस कंपनी को मिला है? तो भारतीय कंपनी को मिला है AFCONS, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जो शपुरजी पलोंजी ग्रुप की एक कंपनी है, तो वही डेवलप करेगी। और आप बिल्कुल ध्यान रखना, मालदीव ये रहा, ढेर सारे द्वीप है, 1190 द्वीप हैं और इसी में जो है यहाँ पर कई सारे द्वीप हैं, तो उसी वहीं पर काम होगा। और ये कई साल पहले जब सालेह इंडिया आए थे तो उस समय ये बात हुई थी कि ये किया जाएगा काम, लेकिन अब फाइनली MOU साइन हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने रिफाइनरिंग क्षमता लगभग 1/3 बढ़ाने के लिए कितनी रकम निवेश करने का ऐलान किया है अगले कुछ साल में? आंसर होगा 1 लाख करोड़ रुपए। ओके, 1 लाख करोड़ रुपए ये फंडिंग करेगा IOC, मतलब निवेश करेगा, क्योंकि अभी जो स्थिति है, जो पेट्रोलियम की जो खपत है वो तो कम है कोविड-19 के इफेक्ट से, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि दीपावली तक पुरानी जो खपत थी उसके बराबर डिमांड आ जाएगी। ठीक है, तो इसी को देखते हुए अगले 4 से 5 साल में ये टोटल रकम खर्च होगी। 4 से 5 साल क्यों? क्योंकि रिफाइनरी जो है उसे 1 महीने में, 2 महीने में या 1 साल में तो लगाया नहीं जा सकता, इसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट हैं, वो सब आ जाते हैं। तो शेयर धारकों की एक बैठक हुई थी 27 अगस्त को, उसी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC, तो उसके चेयरपर्सन कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य।
नाम ध्यान रखना। आईओसी के चेयरपर्सन हैं श्रीकांत माधव वैद्य, तो उन्होंने ही ये ऐलान किया और कहा है कि भविष्य में ईंधन की मांग और तेज़ी से बढ़ने वाली है। ओके, तो आईओसी जो है 11 रिफाइनरियों का संचालन करता है और कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधन में परिवर्तित करता है। कुछ और बायो प्रोडक्ट वो भी निकाले जाते हैं उसके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस जिले में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला 28 अगस्त 2021 को रखी है? इसमें से आंसर होगा गोरखपुर। यहाँ पर आधारशिला रखी गई है। यूनिवर्सिटी का नाम क्या होगा? तो महागुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। ये इसका डिज़ाइन है, पूरा आप देख लो। तो यही बनाया जाएगा आयुष विश्वविद्यालय। एक ही परिसर में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धि, होम्योपैथी, योगा, चिकित्सा, इन सब की पढ़ाई होगी और उस पर रिसर्च होगा। उत्तर प्रदेश में आयुष विधा के टोटल 94 कॉलेज हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटी से अभी संबद्ध हैं। तो अब वो सारे के सारे एक ही यूनिवर्सिटी, जब ये बन जाएगा, पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा बिल्डिंग का, उसके बाद यूनिवर्सिटी एक्टिव हो जाएगी, चालू हो जाएगी, तो तमाम जो भी कॉलेज हैं आयुष से रिलेटेड, तो उन सबको इसी से कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, ये चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और ये गवर्नर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने उदारीकृत ड्रोन नियम लागू किया है 2021, तो इसके तहत कितनी ऊंचाई तक ग्रीन जोन में बिना अनुमति ड्रोन उड़ान की अनुमति होगी? इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया। देखिए, इससे पहले भी इसी साल ड्रोन नियम उड़ान के लिए नियम बनाए गए थे, बहुत ही सख्त नियम थे। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि ये देखा गया ख़ासतौर पर एकेडमिक्स के द्वारा कि बहुत सारे काम हम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए परमिशन लेनी होगी। और परमिशन भी ऐसी वैसी नहीं, 24-25 फॉर्म भरने होंगे उसके लिए, अलग अलग कई तरह की परमिशन लेनी होगी। तो उससे ये हुआ कि जो रिसर्च वर्क है ख़ासतौर पर, उसके लिए ड्रोन को उड़ाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो सरकार पर दबाव पड़ा। उसके बाद फिर सरकार ने एक नई उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 को लागू किया है, नया रिवाइज। तो इसका आंसर होगा 400 फीट। ठीक है, 400 फीट तक ग्रीन जोन में बिना परमिशन के उड़ा सकते हैं। और इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है। पहले तो पुराना जो नियम था उसको बदला गया है। 400 फीट या फिर कहें 120 मीटर की ऊंचाई तक ड्रोन को उड़ाया जा सकता है बिना किसी अनुमति के। हाँ, कुछ क्षेत्र जो हैं वो लाल क्षेत्र और पीले क्षेत्र के रूप में नामित किए जाएंगे, घोषित किए जाएंगे जल्द ही। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर हरे, पीले और लाल क्षेत्रों के बारे में पूरा बताया जाएगा। ज़्यादातर इलाका जो है वो ग्रीन एरिया होगा, तो उसमें ड्रोन को उड़ाया जा सकेगा। ये खिलौने वाले ड्रोन की बात नहीं हो रही है, थोड़े से उससे बड़े ड्रोन की बात हो रही है इस तरह के, जिससे ख़ास करके जो रिकॉर्डिंग है, इसके अलावा जो रिसर्च वर्क है, उन सबको काम किया जा सकता है। ओके, नैनो और मॉडल जो छोटे छोटे होते हैं वो उसके लिए किसी भी सर्टिफिकेशन या अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत सारे नियम बदले हैं और यहाँ तक कि जो एयरपोर्ट है उसके पहले 45 किलोमीटर के एरिया तक आप ड्रोन को उड़ा नहीं सकते थे, बहुत सारी परमिशन थी। अगर उड़ाना है ड्रोन को तो परमिशन लेनी पड़ती थी काफ़ी पैसे देकर। अब इसको घटाकर मात्र 12 किलोमीटर कर दिया गया है कि एयरपोर्ट के 12 किलोमीटर के एरिया में आप ड्रोन नहीं उड़ा सकेंगे। उड़ाना है तो आप परमिशन लीजिए, उसके बाद का जो एरिया है वहाँ कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। ड्रोन जो है आने वाले वक्त में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो डिलीवरी सिस्टम है सामान के, वो ये अभी तैयार किया जा रहा है कि ड्रोन के जरिए ही हो। जैसे आपके घर पे, जैसे अमेरिका वगैरह में ये सब प्रयोग काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं। जैसे जोमेटो का खाना आना है आपके पास, या फिर अमेजन से बुक आना है, तो जो उसका जो एरिया है वहाँ से ड्रोन उड़ा और आपके छत पे आ गया और आपको मैसेज आ गया, फ़ोन आ गया कि आप कलेक्ट कर लो, वहाँ पर आ रहा है ड्रोन। तो इससे काफ़ी बचत हो गई, कंपनियों को समय की भी बचत हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य सरकार ने इंडियन आइडल विनर
पवनदीप राजन को कला, पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर होगा उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड में वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, तो उन्होंने ही ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। पवनदीप राजन, फोटोग्राफी आप देख रहे हैं बीच में है पवनदीप राजन, तो उन्होंने इंडियन आइडल सीजन 12 12वां सीजन है उसका खिताब जीता है और उत्तराखंड के चंपावत ज़िले के रहने वाले हैं। उनके गांव चौकी नाम का गांव है, तो उसको पंजाब नेशनल बैंक ने गोद भी लिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, HSBC बैंक उसके भारतीय इकाई के CEO कौन बनाए गए हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आंसर का हितेंद्र दवे। CEO के तौर पर उनकी नियुक्ति वैसे तो जून 2021 में हो गई थी, लेकिन अभी 24 अगस्त को RBI ने ये नियुक्ति की मंजूरी दी है और 3 साल के लिए मंजूरी दी गई। दरअसल होता यह है कि बैंकों में अगर CEO या फिर चेयरमैन के पद पर किसी को नियुक्त करना है तो नियुक्ति के बाद इसकी मंजूरी लेनी होती है, फाइनल मंजूरी RBI से। अगर RBI को लगता है कि व्यक्ति CEO या फिर चेयरमैन बनने योग्य नहीं है तो उसकी नियुक्ति को नामंजूर कर सकता है और उस व्यक्ति को हटाया जा सकता है। नियुक्ति योग्य ना होने का दायरा बहुत बड़ा है, जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड वगैरह है या कोई ऐसे दूसरे तरह के फ्रॉड हैं या उस पर कोई मुकदमा है, कुछ ऐसा क्रिमिनल चार्जेज हैं, तो उन सब मामलों में RBI मना कर सकता है। तो ये अब HSBC इसके CEO बन गए हैं इंडिया में। ये वियतनामी कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। ओके, हेडक्वार्टर इंडिया में मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक है, बुक है एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। उसके लेखक का नाम बताएं जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं। आंसर होगा JK अल्फोंस। ओके, JK अल्फोंस। उन्होंने ये बुक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भेंट की है और उसी के बाद ये चर्चा में आई है बुक, और इसमें उन्होंने भारत के सुधार क्षेत्रों के बारे में बताया है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुधार चल रहे हैं, उन सब के बारे में उन्होंने जिक्र किया। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर तक जाने वाली सड़क का नाम किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? आंसर होगा कल्याण सिंह। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे और उनका निधन हो गया था 23 अगस्त 2021 को, देहांत हो गया था। तो अब राज्य सरकार ने ये घोषणा की है कि अयोध्या में राम मंदिर तक जाने वाली जो सड़क है उसका कल्याण सिंह मार्ग रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जर्मनी में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? आंसर होगा हरीश पर्वथानेनी। सीनियर डिप्लोमेट हैं और इंडिया के जर्मनी में राजदूत बना दिए गए हैं अभी हाल ही में। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन संस्मरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 23 अगस्त। 23 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है। ओके, इम्पॉर्टेंट डे है ये। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डॉग डे किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 26 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है? पहला तो कर्नाटक है, उसके बाद कौन सा राज्य ऐसा बन गया है जिसने ऑफिशियल घोषणा की है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 26 अगस्त को राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP उसको लागू कर दिया है और कर्नाटक के बाद ये दूसरा राज्य बन गया है। ओके, मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर मंगू भाई सी पटेल। तो उन्होंने ही इसके बारे में बताया और एक प्रोग्राम करके जो ऐलान किया कि हम लागू कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और पिछले कुछ दिनों का जो वीडियो है वो भी फाइनल हो गया है, अगले 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। ओके, और जो भी मैंने वीडियो में बताया उसका पूरा PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो गया है, जाइए डाउनलोड कीजिए। और भी कई PDF हैं इस साल के, पिछले साल के टोटल करंट अफेयर्स, वो भी आप देख सकते हैं।